अगर आपको भी रासायनिक संयुग के नियम याद करने में, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बार-बार रटना पड़ रहा है, उसके बाद ही भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होगी। इस वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों की पाँचों नियम कंटेस्ट करा दूँगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे इनको। इस वीडियो के बाद आप इन नियमों को खुद समझेंगे ही नहीं, अपने दोस्तों को भी समझा पाने में सक्षम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक संयुग के टोटल 5 नियम हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम और गैलिक-चाक का नियम। ये गैसीय आयतन संबंधी नियम है, गैलिक-चाक। तो टोटल 5 नियम आपको पढ़ने होते हैं रासायनिक संयुग के नियम। इन्हीं 5 नियमों पर पूरी केमिस्ट्री की नींव है। तो ये 5 नियम हमें अच्छे से आने ज़रूरी। तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले उदाहरण समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने 9वीं और 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है, तो इसको समझते हैं। क्या कहा जाता है? अधिकारक पक्ष में जो भी तत्व भाग लेंगे, ठीक है? अधिकारक पक्ष में कौन से तत्व हमारे पास? कार्बन और ऑक्सीजन। 2 उदाहरण एग्जांपल लिए मैंने, एग्जांपल से समझेंगे उसके बाद परिभाषा पे जाएँगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है? इनका जो द्रव्यमान होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये नियम कहते हैं, ठीक है? पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुलित। समीकरण क्या है? C+O2 = CF2 है, तो संतुलित करने के ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1, कार्बन का 1, ठीक है? क्लियर है? अब देखो इसमें करना क्या है, आपने सिंपल हमें इसका द्रव्यमान पता होना चाहिए। कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, ठीक है? तब 12 होता है, और इसका ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 गुणा 2 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कार्बन का हमारा 12 और ऑक्सीजन का 16, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? तो सिंपल इस कर देंगे हम 32। बहुत आसान तरीके से समझेंगे, एक-एक करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। इतना ही कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है? 32 और 12 कितना होता है? 44, ठीक है? अगर 44 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन का भी कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। कितना? कार्बन का सिंपल 12 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? फिर 32 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो इनका भी दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा क्या है, जो बाईं तरफ हमारा द्रव्यमान आया कार्बन प्लस ऑक्सीजन का, अभिकारक पक्ष में, ठीक है? बाईं तरफ वाले जो तत्व होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं आपस में, इन्हें अभिकारक कहते हैं। दाईं ओर क्या आते हैं? उत्पाद लिखा जाता है, प्रोडक्ट। तो जितना भी आपका रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इनका जो कुल द्रव्यमान है 44 है, उतना ही उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान आया वो क्या? 44। इसी वक्त अब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी बीच अभिक्रिया क्या है, तो हमारा बना H2O जल प्राप्त, ठीक है? देखिए सबसे पहले हमें क्या है ना, समीकरण को संतुलित, ठीक है? तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण को संतुलित करने के लिए देखिए, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, और हाइड्रोजन के 2 हम यहाँ कर, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनके द्रव्यमान लेंगे। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का भी थोड़ी देर पहले बताया है कितना होता है? 16। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुणा कितना? हाइड्रोजन का कितना है? अब 2 दूनी 4 हो जाएगा सीधे, तो सीधे हम 4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? 2 दूनी 4 गुणा 1 कर दो, 4 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने अभी आपको? 16 होता है, 16 गुणा 2 कितना हो गया? 32, O2 है। ठीक है, इनको जोड़ दिए, 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36 होगा। देखिए इधर भी इतना ही हो रहा है, 2 हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के 4 प्लस ऑक्सीजन के जोड़ेंगे, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, क्योंकि 2 आगे से मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है? 32 और 4 36, तो दोनों तरफ देखिए द्रव्यमान क्या हो गया? बराबर हो। तो ये हमारा क्या नियम कहता है कि अभिकारक पक्ष में जो भी तत्व भाग लेंगे उनका कुल द्रव्यमान, और जो उत्पाद पक्ष में जितने भी हमें यौगिक तत्व प्राप्त होंगे उनका कुल द्रव्यमान क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो दिया है सन 1789 में एंटोनियो लावेसी ने दिया। नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अर्थात मास को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अर्थात मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान था, अर्थात रिएक्टेंट्स का जो कुल द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, जितना द्रव्यमान हमारा अभिक्रिया से पहले था तत्वों का, उतना ही अभिक्रिया के बाद होगा। ठीक है, उत्पादों का, अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? हमेशा बराबर हो। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अर्थात द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा। इसको आसान भाषा में अगर याद करोगे, द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा। क्या? किसका द्रव्यमान? अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान, और अभिक्रिया के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा। यही क्या हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम पहले उदाहरण से समझते हैं। जैसे पानी H2O, नदी का हो, कुएं का हो, प्रयोगशाला का हो, कहीं से भी आपने लिया हो, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है उसका एक निश्चित अनुपात रहेगा, वो रहेगा 1:8 का। कैसे? H2O। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो आएगा आपका 2 गुणा 1 अर्थात 2, और ऑक्सीजन का जो है हमारा वो आएगा हमारा कितना? 16। ऑक्सीजन का कितना था? 16, तो 2 से काटेंगे
2 एकम 2, 2 दूनी 2 अट्ठे 16, तो ये जो कट के आएगा 1:8 का अनुपात है। अब हम पानी कहीं से भी लाएँ, चाहे वो नदी का पानी हो, ठीक है, जल कहीं का भी हो, कुएँ का हो, प्रयोगशाला का हो, किसी बोतल में रखा हो, किसी गिलास में, खेत में हो, कहीं भी हो, तो जल जो होगा उसका जो अनुपात होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा किस अनुपात में होगा? 1:8 के अनुपात में होगा, ठीक है? इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। हमेशा ये रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे, तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 का रेशियो निकालिए, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 अठे 32, 3:8 का इनका रेशियो आएगा, ठीक है? ये भी क्या एक सरल अनुपात में, तो इसी रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा, वो यहाँ पे क्या रहेगा? स्थिर रहेगा यौगिक बनने में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं का हो, सांस लेने में ऑक्सीजन जा रही है, बाहर हमारे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है? तो इसका अनुपात भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कितना होगा? 3:8 का। किसी फैक्ट्री से निकल रही है, तो भी 3:8 का होगा। नाइट के टाइम पर आपके कहते हैं पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? जो कार्बन का और ऑक्सीजन का अनुपात होगा आपस में, CO2 बनाने में, वो 3:8 का होगा। मतलब जब 2 तत्व आपस में मिलेंगे और कोई एक तत्व बनाएँगे, तो वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से बनाए गए हों, ठीक है? कैसे कैसे भी रासायनिक अभिक्रिया की गई हो, कैसे भी बने हों, लेकिन उसमें जो अनुपात रहेगा तत्वों का, वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा, अर्थात 1:8 ही रहेगा। H2O में ये नहीं कि 1:8 के अनुपात के अतिरिक्त आप कोई और अनुपात बना देंगे करके, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये कहलाता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। परिभाषा क्या है देखिए, कब दिया था? 1799 में दिया था जोसेफ प्राउच ने। प्राउच का नियम कहते हैं, इसे प्राउच ने दिया था, ठीक है? स्थिर अनुपात का नियम प्राउच ने दिया, ठीक है? क्या है? किसी भी शुद्ध रासायनिक, ठीक है? किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा, ठीक है? जो शुद्ध रासायनिक यौगिक होगा, यौगिक समझ में आ रहा है? जैसे H2O जल, जल क्या है? यौगिक, क्योंकि इसमें 2 तत्व मिले हुए हैं, ठीक है? इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 में 2 तत्व मिले हुए हैं। तो ये क्या है? किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित भार, ठीक है? तत्व हमेशा एक निश्चित भार या द्रव्यमान के अनुपात के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित भार या द्रव्यमान के अनुपात में पाया जाता है, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, ठीक है? किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे, जो यौगिक में द्रव्यमान का अनुपात रहेगा तत्वों का, वो एक निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, अर्थात लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अगला देखिए गुणित अनुपात का नियम। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 2 तत्वों की बात होती है। हमारे पास एक तत्व है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? या तो बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या बनेगा CO2, ठीक है? 2 बनेंगे, यही बन सकते हैं नॉर्मली। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO में देखो कार्बन तो निश्चित है यहाँ पे, ठीक है? कार्बन निश्चित है, ऑक्सीजन अलग-अलग है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु यहाँ पे, 2 परमाणु यहाँ पे, ठीक है? अब इसको कैसे करना है? अब इनको द्रव्यमानों के आधार पर समझते हैं। इसको द्रव्यमान के आधार पर करते हैं। तो हमने क्या था? कार्बन का भी हमने जोड़ा था, कितना था? 12 था। CO में कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 था द्रव्यमान, और CO2 में क्या था? CO2 में फिर 12, और इधर क्या है? ऑक्सीजन का कितना है? 16 2 32 हो जाएगा, 16 गुणा 2 अब इसको काट दीजिए, देखो 12 से 12 कट जाएगा आपका, ये तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 1 आएगा। अब 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 12। तो ये जो रेशियो निकला 1/1 हो गया इसका, और इसके बट्टे कितना आ गया? 1/2। तो ये जो मल्टीप्लाई करें तो ये 2:1 का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है? क्रॉस डिवाइड करेंगे तो 2 अनुपात, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनके 2:1 कह दो, या डायरेक्टली अगर आप करते हो तो इनमें जो स्थिर अनुपात है वो कितना है? 1:2, ठीक है? यहाँ पे दोनों तत्वों के बीच जो ऑक्सीजन मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 1 अनुपात में है, 1 अनुपात में, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 2 दुगुनी है उसकी, ठीक है? तो यही सरल अनुपात क्या कहलाता है? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है? इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन तो निश्चित, ठीक है? कार्बन तो निश्चित है, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो तो दोनों तत्व यौगिकों के लिए निश्चित है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के लिए निश्चित है। लेकिन क्या है, इसमें समान कार्बन जुड़ने वाली ऑक्सीजन क्या है? का अनुपात जो है, जो इसमें समान कार्बन से जुड़ने वाली ऑक्सीजन, ठीक है? साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ी है, वो क्या है? एक अनुपात में है, उसका जो अनुपात है वो क्या है? 1:2 है, ठीक है? कैसे निकाला अभी आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे क्या है, इसकी डेफिनिशंस को समझ लेते हैं पहले अब, क्योंकि पहले एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल जब आप समझ जाएँगे तो आपको परिभाषाएँ समझने में आसान हो जाएगी, तो परिभाषाएँ आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है? तो क्या है देखिए, सबसे पहले सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया, ठीक है? तब इसने दिया था गुणित अनुपात का जो नियम है,
ये आपका 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है? क्या? जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे थे, CO एक बार CO2 बना रहे थे, ठीक है? तो ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व मिल रहे, दोनों तत्व क्या कर रहे हैं, अलग-अलग मिलकर क्या 2 अलग-अलग यौगिक बना रहे हैं, ठीक है? तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, कार्बन का निश्चित द्रव्यमान, ठीक है? एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरा तत्व कौन-सा भैया यहाँ पे, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है, ठीक है? एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। कितना आ रहा था? 1:2। इसी प्रकार हम मान लेते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमारे पास और ऑक्सीजन है, तो हमारा क्या बनता है, इससे बनता है हमारा H2O बनता है, आपको पता है जल, और साथ में हमारा क्या बनता है, एक बनता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है, जब चोट-वोट लगती है तो डॉक्टर के पास होता है, घाव को साफ करने, धोने के काम अब इनका रेशियो निकालेंगे, देखो क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा टोटल, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा रेशियो सॉरी यहाँ रहेगा, ऑक्सीजन का कितना है 16 रहेगा, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पे निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2, हाइड्रोजन का तो 2 ही रहेगा, और जो ऑक्सीजन का निकलेगा वो कितना ही रहेगा, 16 दूनी 32। फिर से वही काटेंगे आपस में, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ तो नहीं निश्चित है, हमें 16 काटेंगे, 16 दूनी 32, तो 1:2 का ही रेशियो यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है? तो क्या होगा, जब 2 तत्व आपस में मिलकर, ठीक है? जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाएंगे, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल पूर्णांक अनुपात होगा, ठीक है? सिंपल होल नंबर, इसी को क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया? चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे 3 तत्वों की बात होगी, ठीक है? वहाँ पे पिछले नियम में जो हमारा था गुणित अनुपात का नियम, वहाँ पे 2 तत्वों की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 तत्वों की बात को समझेंगे। परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। सन 1792 में दिया है, व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम आया है ये 1792 में दिया गया है, जेमिल रिएक्टर ने दिया है, ठीक है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? रिएक्टर ने दिया है 1792 में। यदि 2 अलग-अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित द्रव्यमान में अलग-अलग संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात भी वही होगा या उसका कोई गुणांक होगा जिसमें वे आपस में संयोग। चलिए व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम को अब हम उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है? मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 तत्व आपके पास, तो ये आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? देखिए कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो CH4 बनेगा, मीथेन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो H2O बनेंगे। ये 2 तत्व बनेंगे, क्लियर है? इसके बाद अगर ये आपस में अभिक्रिया करें कार्बन और ऑक्सीजन तो बनाएंगे CO, ठीक है? तो ये 3, यहाँ पे क्या होगा, देखो इनका अनुपात होगा आपस में, वो भी क्या होगा, सेम, ठीक है? तो यहाँ पे अनुपात बनेगा वो सरल अनुपात के रूप में होगा, CH4 CH4, ठीक है? इसका अनुपात कितना निकल रहा है, इसका जो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हमारा 12 अनुपात ऑक्सीजन का 4, ठीक है? इसी प्रकार आपका दूसरा था H2O, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 अनुपात 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 12 अनुपात कितना, ऑक्सीजन का कितना, 16 दूनी 32। तो अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, सरल करोगे तो 4 से काटोगे, 4 को 12, ये बनेगा आपका 3 अनुपात 1 का, इसका काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 1 अनुपात 8 का, और जो आपस में इनने अभिक्रिया करी तो यहाँ भी क्या होगा, 12 और 32, 4 से कट जाएगा, 4 यहाँ 12, 4 अट्ठे 32, तो 3 अनुपात 8। तो जिस रूप में कार्बन और ऑक्सीजन इनसे मिले थे हाइड्रोजन 3 अनुपात 8 में, उसी अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात। क्लियर है? CH4 में देखो क्या था, अनुपात निकला, CH4 का जो रेशियो निकला कार्बन और हाइड्रोजन का वो 3 अनुपात 1 का, H2 में निकला हमारा 1:8 का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल रहा है टोटल रेशियो इनका कार्बन और ऑक्सीजन का, वो कितना है, आपस में जब अभिक्रिया करें तो उनके क्या है, पिछले अनुपातों के समान सरल होता है, ठीक है? जो पिछले अनुपात देखो लिखा है, जिसका अनुपात उनके पिछले अनुपातों के समान सरल हो, पिछले अनुपातों के समान कैसा है, 3 और 8 का अनुपात यहाँ पे निकल कर आया, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। परिभाषा को एक बार देख लीजिए, उदाहरण समझ में आ गया होगा कि जब, ठीक है, 3 तत्व 3 अलग-अलग यौगिक बनाएँगे तो, और जब वो आपस में भी जुड़ेंगे 2 तत्व, तो उनका जो अनुपात होगा वो पिछले अनुपातों के समान सरल हो। ये व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम है। इसकी परिभाषा फिर से देख लो एक बार आप। सन 1792 में रिएक्टर ने दिया था व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार यदि 2 अलग-अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग-अलग संयोग करते हैं, ठीक है? किसी तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग-अलग संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात भी वही हो, ठीक है? या उनका कोई गुणांक होगा, ठीक है? या तो वही होगा या उनका कोई गुणांक होगा। में वे आपस में संयोग, यही नियम क्या है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। इसी में आपको कंफ्यूजन रहता है कई बच्चों को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जब मिलके बनेंगे
तो यहाँ बनेगा एक बार CH4 बनेगा और ऑक्सीजन और ये मिलके बनाएंगे आपका क्या कहते हैं H2O। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा CO2, इनका जो अनुपात होगा इनका आपस में, ठीक है, ये अनुपात जो निकलेगा इनका वही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट लगता है कमेंट जरूर करना, और इनमें से कौन सा आपको सबसे पहले समझ में आया जल्दी से मुझे। गैर-उचाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है। सन 1808 में जोसेफ लुई गैलुसाक, ठीक है, गैलुसैक भी कहते हैं, गैलुसाक भी कहते हैं, आपको जो नाम सही लगता है वो ने दिया था, ठीक है। 1808 में गैलुसाक ने दिया था समान ताप और दाब पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर फिजिकल स्टेट सेम रहेगी, समान ताप और दाब पर टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टेबल रहेंगे, जब गैस आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में हो। जब गैसें आपस में अभिक्रिया करेंगी तो उनके जो आयतन होंगे वो क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे। गैर-उचाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। उदाहरण से समझेंगे इसको। उदाहरण क्या है, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन H2 लेते हैं, प्लस हमारे पास दूसरा क्या है, क्लोरीन है, Cl2 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, HCl इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्या है समीकरण यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाए। सीधी सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए 100 ml, ठीक है, ml आयतन है ना, गैस है, आयतन किसमें होगा, ml मिलीलीटर में नापा जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया 100 ml, क्लोरीन हो गया हमारा, ये भी हमने 100 ml ले लिया। तो जो यहाँ पे हमें एक्चुअल वो मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो कितना मिल रहा है, देखिए टोटल 2 HCl, तो 2 गुणा H, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलेगा मान लीजिए क्या, 200 ml क्या, ठीक है। ये या इसको इजी में समझते हैं, इसको अनुपात में समझना चाहें तो आप इसको अनुपात में भी समझ सकते हैं। इसको कैसे करेंगे देखो, ठीक है। तो गैल-उसाक का नियम क्या कह रहा है देखो, एक आयतन हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका आयतन दे दिया एक, और आपका कहते हैं इसका भी हमारा देखो क्लोरीन भी एक आयतन है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मिलकर आयतन प्राप्त होगा वो 2 आयतन हाइड्रोक्लोरिक, जिसमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो H2 प्लस Cl2 क्या बनता है, 2HCl। तो यहाँ पे जो अनुपात 2 में मिल रहा है, ठीक है, 2 क्या मिल रहा है, 2 आयतन, क्या आयतन में कुछ भी हो सकता है, 2 आयतन क्या होगा, क्लोराइड गैस में भी, ठीक है। मान लीजिए 1 लीटर मान लेते हैं हम इसको, अगर हमने 1 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर क्लोरीन मिलाया तो हमारे पास 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यही क्या है, गैल-उसाक का नियम। गैल-उसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम क्या कहता है, एक आयतन अगर हाइड्रोजन है और एक आयतन क्लोरीन है, गैस में, गैस की बात ये है, तो 2 आयतन हाइड्रोजन और क्लोराइड हमें प्राप्त। परिभाषा देख लीजिए एक बार फिर से। सन 1808 में जोसेफ ने समान ताप और दाब, ठीक है, समान ताप और दाब, अगर टेम्परेचर प्रेशर स्टेबल है, सेम है, अनचेंज है, तो क्या होगा, पर जब गैस आपस में अभिक्रिया करती है तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। तो इनका तो देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, अनुपात अगर निकालेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात ये है, तो इसका अनुपात टोटल क्या हो रहा है, अभी क्या रहा है, 1:1:2 का अनुपात निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या सरल अनुपात, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम मिक्स करेंगे, आपस में अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारे पास 2 यूनिट कह दो, 2 लीटर कह दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है, 2 आयतन, क्योंकि आयतन पे बात करेगा, गैसों के आयतन संबंधी, ठीक है। तो ये हमारा गैलीसाक का नियम है, जो कि रासायनिक संयोग के नियम का अंतिम नियम है। उम्मीद करता हूँ ये पाँचों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं हो। जहाँ पे कोई डाउट लगता है, प्रॉब्लम लगती है, मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको और डिटेल में समझा दूँगा उसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक